जय हिंद इनसाइट एसएसबीएंस। फिजिकल ज्योग्राफी की वेटेज आपके रीसेंट सीडीएस और एनडीए एग्जाम में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमें टेंशन हो रही है कि हमने कुछ भी रिवाइज नहीं किया, कुछ नहीं आता। तो टेंशन मत लो, इस इकलौती वीडियो में एनसीईआरटी, एलएमआर और पीवाईक्यूज के साथ ऐसी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, चाहे ओशियानोग्राफी हो, लैटिट्यूड्स हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, कुछ भी हो, सब चीज़ इसी वीडियो में रिवाइज हो जाएगी। तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि ये वीडियो सीडीएस और एनडीए का 100% जुगाड़ होने वाला है। और एलएमआर का तो आपको पता ही है, नहीं पता तो पिन कमेंट्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जल्दी जाओ और एलएमआर को डाउनलोड कर लो। तो ये है वो एलएमआर लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। अगर अभी तक आपने कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये 20 पेजेस की पीडीएफ आपके लिए रामबाण होने वाली है, क्योंकि इसी पीडीएफ से लास्ट ईयर सीडीएस 2 एंड एनडीए 2 2025 में 50 से ज़्यादा क्वेश्चन जीके में देखने को मिले थे। 20,000 से ज़्यादा बच्चे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर चुके हैं। वैसे तो ये पीडीएफ बैच स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव होती है, बट हमने आपके लिए भी ये पीडीएफ अपलोड की है। कहाँ पे? इनसाइट एसएसबी के टेलीग्राम पे। जल्दी से जाओ और इस पीडीएफ का फायदा उठाओ, ठीक है। साथ ही आप लोगों को डेली टारगेट्स और डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी दी जा रही है, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा कुछ आपको देने की जरूरत नहीं है। आप जाके डायरेक्टली टेलीग्राम पे ही सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। नाउ मूविंग विद द वीडियो, क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव्स इज और आर नॉट करेक्ट। तो अर्थक्वेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो फटाफट से हम अर्थक्वेक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहली बात, अर्थक्वेक आता कैसे है? अर्थक्वेक के लिए टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट मतलब ये वो प्लेट्स होती हैं जिसके ऊपर हमारे ओशियंस या हमारे कॉन्टिनेंट्स बेस्ड होते हैं। इन मूवमेंट, अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से हेड ऑन कोलाइड हो जाएं, आपस में एक दूसरे से कोलाइड हो जाएं, तब अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है। ये टेक्टोनिक प्लेट अगर एक दूसरे के साइड से ब्रश अप होके चली जाएं, तब भी टेक्टोनिक प्लेट से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी से हमें अर्थक्वेक फील होता है। वो अर्थक्वेक फील कैसे होता है? बेसिकली अर्थक्वेक से 3 बेसिक वेव्स निकलती हैं, जिन्हें पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव यानी कि एल वेव कहा जाता है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहली बात, पी वेव्स और एस वेव जो होती हैं, ये अर्थ के इंटीरियर से होकर आती हैं, ठीक है। अगर मैं पी वेव की बात करूं तो पी वेव इज द फास्टेस्ट वेव टू बी रिकॉर्डेड ऑन सीज्मोग्राफ। सीज्मोग्राफ एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम अर्थक्वेक को मॉनिटर करते हैं, और उस डिवाइस पे सबसे पहली अगर मूवमेंट होती है तो उससे हमें पता चल जाता है कि पी वेव्स रिकॉर्ड हो गई हैं, क्योंकि ये फास्टेस्ट है और ये तीनों मीडियम से ट्रैवल करती है। सॉलिड से भी करती है, लिक्विड से भी करती है और गैसेस से भी करती है। इसका जो शैडो जोन होता है ये 105 डिग्री से 145 डिग्री तक का होता है। और डैमेज की बात करें तो इट इज़ लीस्ट डैमेजिंग, ठीक है। बट अगर सीज्मोग्राफ के ऊपर और ज़्यादा मूवमेंट देखी जाती है तो हमें पता चलता है कि एस वेव भी रिकॉर्ड हो चुकी है। एस वेव रिकॉर्ड होने का मतलब ये होता है कि ये वेव जो होती है सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही ट्रांसपोर्ट हो पाती है। जो भी मोल्टन मटेरियल है, जो भी लिक्विड मटेरियल है या गैसेस मटेरियल है हमारे अर्थ के अंदर, वहाँ से ये ट्रैवल नहीं कर सकती। इसका जो शैडो जोन होता है वो 105 डिग्री से बियॉन्ड होता है और इसका जो डैमेज होता है वो मॉडरेट होता है। बट अगर सीज्मोग्राफ के ऊपर कुछ इस तरीके की वेव्स रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएं तो उसको हम एल वेव्स बोलते हैं। एल यानी कि सरफेस वेव। तो ये एक ऐसी अर्थक्वेक की वेव है जो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के सरफेस पे ही रिकॉर्ड की जाती है। सबसे स्लोएस्ट है, इसलिए लास्ट में रिकॉर्ड होती है। इसका कोई भी शैडो जोन नहीं होता। एंड अगर ये वेव सीज्मोग्राफ ने रिकॉर्ड कर ली, इट विल कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन। और अगर मैं मैसिव डिस्ट्रक्शन की बात करूं तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम 2 स्केल्स का यूज करते हैं। सबसे पहला आता है रिक्टर स्केल, विच मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड का मतलब कि एक अर्थक्वेक कितनी पावर लेकर आया है, ठीक है। जैसे आपने रिक्टर स्केल सुना होगा, दिस स्केल गोज फ्रॉम 0 to 9, हाँ 0 to 9 के रिक्टर स्केल पे चलता है। इसकी कोई फिक्स्ड अपर लिमिट नहीं होती, बट हम मोस्ट कॉमनली 9 तक रिक्टर स्केल को लेकर चलते हैं। 0 बीइंग द लीस्ट एंड 9 बीइंग मैक्सिमम डैमेज, ठीक है। अगर 9, 7, 8, 9 रिक्टर स्केल का कोई अर्थक्वेक आता है तो एक तरीके से ज़मीन जो है 2 हिस्सों में टूट जाएगी। तो रिक्टर स्केल मेजर करता है मैग्नीट्यूड और मर्कैली स्केल मेजर करता है इंटेंसिटी। और इससे हमें ये पता चलता है कि किसी अर्थक्वेक ने पब्लिक प्रॉपर्टी
या लाइफ का कितना लॉस या डैमेज हमें दिया है। इसका जो नंबर होता है वो 1 to 11 तक का चलता है। आप लोगों के लिए एक पहला क्वेश्चन, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी हम कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन कि इंडिया में अर्थक्वेक के कितने जोन्स अवेलेबल हैं एंड व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ दैट जोन। आपको कलर कोडिंग के साथ मुझे वो जोन्स बताने हैं इन दी कमेंट सेक्शन। अब हम फटाफट से क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो प्राइमरी वेव्स के बारे में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट जब भी सॉल्व करेंगे तो प्लीज एग्जाम में इस वर्ड को इसी तरीके से हाईलाइट सभी बच्चे करेंगे। सो अगर आप देखें तो दे कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड मटेरियल। अभी हमने पढ़ा है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ट्रैवल करती है। सो बी इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। The extent of damage caused by an earthquake is not influenced by which one of the following। मतलब किस फैक्टर की वजह से डैमेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ से तो डायरेक्ट डैमेज पे असर पड़ता है, ये नहीं होगा। पॉपुलेशन से भी पड़ेगा, भाई जिस एरिया में अगर ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है तो ज़्यादा लाइफ का लॉस भी वहीं पे होगा, ये भी नहीं होगा। टाइप ऑफ बिल्डिंग पे भी बिल्कुल असर करता है। क्लाइमेट का इससे कोई रिलेशन नहीं होता। अर्थक्वेक क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे लावा यानी कि वॉल्केनो के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से करते हैं। पहले वॉल्केनो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, देन इस क्वेश्चन को आकर देखेंगे। सबसे पहली बात, वॉल्केनो होता क्या है। वॉल्केनो इज बेसिकली एन ओपनिंग। एक ऐसी ओपनिंग होती है जो अर्थ के इंटीरियर से आती है और इसके अंदर से जो मटेरियल निकलता है ये अर्थ के अंदर स्टोर्ड मटेरियल ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर मेजॉरिटी में वाटर वेपर, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं। देन लावा निकलता है। अच्छा, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है। जब ये जो मोल्टन मटेरियल है जब ये अर्थ के इनसाइड होगा, जब अर्थ के अंदर होगा तो इस मटेरियल को मैग्मा कहा जाता है। और जब ये मटेरियल अर्थ के बाहर आ जाता है किसी वेंट के थ्रू या किसी ओपनिंग के थ्रू, उसी को हम लावा बोलते हैं। और कुछ रॉक्स भी यहाँ से निकलती हैं। देन दीज आर सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे क्रेटर क्या होता है। क्रेटर इज अ बाउल शेप्ड डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ द वॉल्केनो। इस तरीके की जो ओपनिंग आप देखते हो ना, एक बाउल जैसी ओपनिंग जहां से सारा मटेरियल बाहर आता है, इसको हम क्रेटर बोलते हैं। और ये क्रेटर क्या होता है, कभी कभी वॉल्केनो इतने भयानक तरीके से इरप्ट होता है कि ये क्रेटर अपने आप ही कोलाइड हो जाता है। ये ओपनिंग मतलब ये माउंटेन जो है टूट के अंदर गिर जाता है, ठीक है, जिसको कैल्डेरा भी हम बाद में बोलते हैं। देन व्हाट आर डाइक्स। डाइक होता है वर्टिकल डिपॉजिट ऑफ मैग्मा। कभी कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा मैग्मा अर्थ से बाहर नहीं आ पाता तो वो अंदर ही वर्टिकल शेप में ड्राई होना शुरू हो जाता है या वर्टिकल शेप में स्टोर होना शुरू हो जाता है। सो द वर्टिकल डिपॉजिट इज डाइक एंड हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट इज नोन एज सिल, ठीक है। ये होते हैं हम। और मैग्मा चेम्बर क्या होता है। मैग्मा चेम्बर एक वो आप इसको ये कह लीजिए कि वो स्टोरेज यूनिट होती है जहाँ पे सारा अर्थ का मैग्मा स्टोर किया जाता है। टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, तो हमारे पास सबसे पहला आता है शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो कुछ इस तरीके का दिखता है, एक शील्ड जैसी शेप है इसकी, ठीक है, डोम शेप्ड हमें देखने को मिलता है। बहुत बड़ी बड़ी स्लोप्स होती हैं इसकी, ब्रॉड होता है ये पीक्स नहीं होती, बेसिकली पॉइंटेड पीक्स की तरह ये नहीं होता। एंड इसका जो लावा होता है वो काफ़ी दूर तक फ्लो करता है। देन कॉम्पोजिट वॉल्केनो। कॉम्पोजिट वॉल्केनो स्टीप होते हैं, ठीक है, ऊंची ऊंची पहाड़ी होती हैं इनकी, सिमेट्रिकल होते हैं और इनका जो एक्सप्लोजन होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, काफ़ी इरप्ट होता है। बस इनमें एक डिफरेंस ये होता है कि इसमें कई सारी ओपनिंग्स मेंशन्ड होती है। जैसे एक अगर वॉल्केनिक माउंटेन है तो उसमें कई सारे छोटे छोटे वेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आर लावा डोम्स। लावा डोम्स आर स्मॉल वॉल्केनिक माउंटेन्स विद स्टीप साइड और इससे काफ़ी विस्कस लावा देखने को मिलता है, काफ़ी गाढ़ा लावा देखने को मिलता है। लास्ट आते हैं सिंडर कोन। सिंडर कोन्स आर द मोस्ट वायलेंटली इरप्टेड वॉल्केनोज, क्योंकि इसमें और कोई ओपनिंग नहीं होती। अगर आप इमेज को देखेंगे तो कोई भी ओपनिंग नहीं है, सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है जिससे जो लावा है काफ़ी भयानक तरीके से निकलता है। और ये वाले जो वॉल्केनोज होते हैं ये काफ़ी हाई पीक्स मानी जाती हैं, ठीक है। सो फटाफट से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे इंडिविजुअल लावा नॉर्मली फ्लो होता है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड तक जाता है। रिपीटेड फ्लो में बिल्ड अप अ वॉल्केनो, सच वॉल्केनोज आर नोन एज, मतलब रिपीटेबल बिल्ड हो रहा है,
मतलब लावा वहीं पर जम रहा है, जिसकी वजह से एक शेप क्रिएट हो रही है विच इज शील्ड वॉल्केनो, ठीक है, क्योंकि थिक लावा जो है शील्ड वॉल्केनो का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्क वॉल्केनोस आर करेक्ट? आर्क वॉल्केनोस आर फाउंड नियर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्या ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे देखने को मिलता है? सो यस, डाइवर्जेंट पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। डाइवर्जेंट मतलब जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। सम ऑफ द वर्ल्ड्स क्लासिकल एग्जांपल्स of stratovolcanoes are Mount Fuji in Japan and Mount Mayon in Philippines are arc volcano. So क्या ये इसका करेक्ट ऑप्शन है? नहीं, ठीक है। वर्ल्ड के क्लासिकल एग्जांपल में ये वॉल्केनोज नहीं आते, बट आर्क अगर वो आपको वॉल्केनोज दिखने हैं, आर्क वॉल्केनोज जो होते हैं वो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट वॉल्केनोज होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि ओजस डेल सोल्डाडो जो कि चिलियन एंडीज में साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ जी, तो आ गए हैं कोपन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पे। एक ऐसा टॉपिक जिसको बच्चे याद कर करके थक जाते हैं बट उनसे याद ही नहीं होता, ठीक है। सर हम इतने सारे अल्फ़ाबेट्स को कैसे याद रखें, इन अल्फ़ाबेट्स की क्लासिफिकेशन को कैसे याद रखें? सो इसको अगर आपको स्मार्ट वे से कवर करना है, स्मार्ट तरीके से कवर करने का मतलब ये होता है कि हमें सारी चीज़ें रटनी नहीं है, आपको एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम इनके बेसिक अल्फ़ाबेट्स का अगर मतलब समझ लें तो क्वेश्चन को एलिमिनेशन की टेक्निक से भी सॉल्व किया जा सकता है। अभी मैं आपको सिर्फ इसके इनिशियल से ही क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। चलिए, सबसे पहले ABCD&E आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी। एच भी एक क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम स्नो कवर्ड माउंटेन्स बोलते हैं। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब इस तरीके के जोन्स, इस तरीके का क्लाइमेट जो कि ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल का मतलब ये होता है कि समर सीजन वार्म है, ठीक है, आपको वार्म समर सीजन देखने को मिलेगा, प्लस साथ की साथ मॉनसून भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो मतलब ए वाले जोन्स ऐसे जोन होंगे जहाँ पे आपको बारिश अच्छी खासी देखने को मिलती है। एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री, 18 डिग्री से ऊपर ही रहता है। देन बी स्टैंड्स फॉर ड्राई क्लाइमेट। जहां पर भी आप बी देख लेंगे तो बी का मतलब होता है या तो एरिड रीजन, एरिड का मतलब ज्योग्राफी में हमेशा डेजर्ट लैंडफॉर्म्स को कहा जाता है, और सेमी एरिड रीजन का मतलब ये वो एरिया है जो पोटेंशियली डेजर्ट बन चुके हैं बट यहाँ पे थोड़ी बहुत रेनफॉल देखने को मिलती है। थोड़ी बहुत का मतलब बहुत ही कम। सो बी जहाँ पर भी देखो तो बी ऐसे रीजन हैं जो कि डेजर्ट या सेमी डेजर्ट बन चुके हैं। देन सी स्टैंड्स फॉर टेम्परेट। सी मतलब वो इलाके जो ठंडे हैं, ठीक है, ड्राई हैं। यहाँ पे विंटर सीजन भी देखने को मिलता है बट छोटे छोटे मॉनसून के स्पेल भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एवरेज जो टेम्परेचर है वो -3 डिग्री से 18 डिग्री तक जाता है। देन डी स्टैंड्स फॉर कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल का मतलब अब यहाँ पे बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी है, सो एक ऐसा टेम्परेचर जोन है जहाँ पे आपको स्नो कवर थोड़ा सा देखने को मिलेगा। एंड ई स्टैंड्स फॉर पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे हमेशा आपको बर्फ देखने को मिलेगी। इसमें एक होता है ई टी। टी स्टैंड्स फॉर टुंड्रा रीजन, जहाँ पे आपको फॉरेस्ट, मॉसेस, लाइकन्स देखने को मिलेंगी। और ई एफ स्टैंड्स फॉर आइस कैप, जहाँ पे ग्लेशियर्स के डिपॉजिट हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने बस अभी इतनी सी इन्फॉर्मेशन ली है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ट्राई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। Which of the following climate is best suited to describe the western fringe of Rajasthan? राजस्थान का वेस्टर्न फ्रिंज, अगर आपको थोड़ी सी भी मैप की नॉलेज है तो आपने पता होगा कि राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको मरुस्थली भी कहा जाता है, दैट इज द रीजन ऑफ थार डेजर्ट। अब डेजर्ट का नाम जैसे ही मैंने ले लिया आपके दिमाग में आना चाहिए सर बी से डेजर्ट की कुछ ना कुछ बनती है, तो आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिखेगा, दैट इज बी। तो क्या मुझे क्या पूरे के पूरे अल्फाबेट्स का याद होना जरूरी है? पढ़ा होना चाहिए बट याद होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप स्मार्ट तरीके से अगर पढ़ते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में हमेशा आसानी होगी। जैसे ही रिसेंटली एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया, जैसे BW का क्या मतलब होता है। अब आपको BW का मतलब नहीं पता पर बी का मतलब पता है कि भैया डेजर्ट से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ तो है जो रेगिस्तान से जुड़ रहा है। तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज डेजर्ट क्लाइमेट। बट हम फॉर द सेक ऑफ आर रिविजन को बुलेट प्रूफ करने के लिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी कवर कर लेते हैं। तो ए का मतलब मैंने आपको बताया, दैट इज ट्रॉपिकल मतलब वार्म प्लस मॉनसून। तो इसमें जो भी डिवीजन है वो आपको मॉनसून के बेसिस पे देखने को मिलेगी।
इसमें होता है AF, जहाँ पे 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, ड्राई सीजन आता ही नहीं है। देन AM, यहाँ पे 200 से 250 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। शॉर्ट सीजन आता है, ड्राई सीजन, बट हेवीली मानसून डिपेंडेंट है। और फिर आता है AW, यहाँ पे 100 टू 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, मतलब अच्छे खासे ड्राई स्पेल भी हैं और मानसून भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम मानसून से मिनिमम मानसून की तरफ गए हैं। देन B का मतलब होता है कंप्लीटली ड्राई। अब इसमें इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे एक होता है सब ट्रॉपिकल और एक होता है मिड लैटिट्यूड। सब ट्रॉपिकल का मतलब ऐसे इलाके जो इक्वेटर से लेके 30 डिग्री नॉर्थ एंड इक्वेटर से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच में है। मिड लैटिट्यूड का मतलब जो 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर के बीच में है। इसमें सेमी एरिड और एरिड जोन्स को हमने डिवाइड किया है, जैसे BS। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद करेंगे? BS में हमेशा सब ट्रॉपिकल्स, BS में सब ट्रॉपिकल आया और BS में मिड लैटिट्यूड आया, दोनों में आएगा, एक में सब ट्रॉपिकल आएगा, एक में मिड लैटिट्यूड आएगा। बट जैसे ही सब ट्रॉपिकल आप BS लगाएंगे तो ये लो लैटिट्यूड हो गया, BSK की तरफ जाएंगे तो ये मिड लैटिट्यूड हो जाएगा, W में जाएंगे तो ये लो लैटिट्यूड एरिड है और W में जाएंगे तो ये मिड लैटिट्यूड एरिड, इस तरीके से। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपको बहुत सारी डिवीजन याद नहीं होती तो इनिशियल अल्फ़ाबेट्स को ध्यान में रख के चलेंगे। देन C का मैंने बताया था वार्म टेम्परेट है, मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मॉनसून से रिलेटेड इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, बट हैवीली ये वाला जो क्लाइमेट होता है ये वार्म होता है। जैसे इसमें एक होता है CFA, ह्यूमिड है, मतलब ड्राई सीजन तो आता नहीं बट समर सीजन वार्म देखने को मिलता है। देन आता है CS, दैट इज मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आता है जहाँ पे मॉनसून ना के बराबर होता है और समर सीजन बहुत ही ज़्यादा ड्राई और बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। एक होता है CFB, दैट इज मरीन क्लाइमेट, मरीन वेस्ट कोस्ट। यहाँ पे भी ड्राई सीजन तो बहुत कम होता है बट समर सीजन में आपको वार्म एंड कूल समर्स देखने को मिलेंगी। D स्टैंड्स फॉर कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे बर्फ आपको देखने को मिलती है। इसमें एक आता है DF और एक DW। DF में कोई भी ड्राई सीजन नहीं आता, विंटर सीजन बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है और भारी मात्रा में स्नोफॉल देखी जाती है। एंड DW स्टैंड्स फॉर ड्राई विंटर सीजन एंड वेरी सीवियर विंटर्स ऑल्सो। फिर आता है आपका E, दैट इज कम्प्लीटली कोल्ड, जैसे ET मैंने आपको बताया था टुंड्रा। टुंड्रा क्लाइमेट्स में समर सीजन रफली आता ही नहीं है। और EF मतलब पोलर आइस, ये हमारे पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जहाँ पे हमेशा ग्लेशियर का कवर देखने को मिलता है, उन एरियाज को बोलते हैं। एंड H स्टैंड्स फॉर माउंटेन्स विच आर कवर्ड विद स्नो। तो आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, सर हमें इतना सारा याद नहीं हो सकता। सो इस चार्ट को हमेशा रेफर करके आपको चलना है और इसी चार्ट के बेसिस पे आप इवन इंडिया के जोन्स को भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे इंडिया में ये सारी क्लासिफिकेशन नहीं होंगी, कुछ होंगी इसमें से, जैसे AMW, AS और AW आपको मिलेगा क्योंकि इंडिया मॉनसून क्लाइमेट है ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब मॉनसून में भी मैंने आपको 3 बताए थे, एक 250 सेंटीमीटर प्लस, एक 200 से 250 और एक 100 से 150। तो 250 सेंटीमीटर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कहाँ पे होती है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स में। तो अगर आपको इंडिया की थोड़ी सी रिलेटिव नॉलेज है तो इस टेबल को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे BWHW, सेमी एरिड रीजन्स। सेमी एरिड रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जो अभी तक डेजर्ट नहीं बने हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होती है। ये आपको इंडिया के गुजरात, पंजाब, राजस्थान के एरिया में मिलेगा। और BWHW ऐसा होता है कि भैया पूरा का पूरा हॉट डेजर्ट है, जो कि राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है। देन CW आपको मॉनसून विद ड्राई विंटर, ये आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा। DF कोल्ड ह्यूमिड विंटर, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में। एंड पोलर टाइप आपको जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों में देखने को मिलेगा। फॉर रेफरेंस आप इस चार्ट के हिसाब से भी चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे E टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ET कहाँ पे है ना, टुंड्रा टाइप क्लाइमेट कहाँ है। CWG मतलब ड्राई सीजन कहाँ पे देखने को मिल रहा है। AW मतलब थोड़ा बहुत मॉनसून। AMW जहाँ पे मॉनसून 250 प्लस सेंटीमीटर हो रहा है, एक यहाँ पे है ना, एक यहाँ पे है मौसिन राम, असम, मेघालय के रीजन में। तो इस इंफॉर्मेशन से भी चीज़ें याद की जा सकती हैं। टॉकिंग अबाउट कन्वेंशंस, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस, तो ये इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। जिसमें सबसे पहला आता है जी क्योटो प्रोटोकॉल, कार्बन एमिशंस के ऊपर है। CO2 के फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए काम करता है।
पेरिस एग्रीमेंट ग्लोबल वार्मिंग के लिए, UNFCCC ये क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करता है, मॉन्ट्रियल एंड वियना प्रोटोकॉल दोनों ही ओजोन की डिप्लीशन के लिए काम करते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए काम करते हैं। देन नागोया प्रोटोकॉल फॉर जेनेटिक रिसोर्सेज, कार्टाजीना फॉर सेफ हैंडलिंग ऑफ मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड रामसार कन्वेंशन तो वेटलैंड के लिए होता है। आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एज ऑफ रिसेंटली, ठीक है, एज ऑफ रिसेंटली कितनी रामसार साइट्स इंडिया में हो चुकी हैं, और आपको मुझे, ठीक है, आपको 2 रिसेंटली एडेड रामसार साइट्स बतानी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये कौन सी लेयर में पाया जाता है? ये पाया जाता है, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इन द लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज और आर करेक्ट। ठीक है, वाटर वेपर के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। इट हैज़ अ रोल टू प्ले इन दी स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द एयर। क्या वाटर वेपर स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है? बिल्कुल करता है। ठीक है, वाटर वेपर की हेल्प से डस्ट पार्टिकल्स जो हैं क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ टू बिकम नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट। एब्सोल्युटली करेक्ट, वाटर वेपर के बिना क्लाउड का कवर नहीं बनेगा, सन की रेस नहीं रोक पाएंगे हम, है ना, इसलिए अर्थ का एक बैलेंस मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हो जाते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर को एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। आप सभी बच्चों को ये ट्रिक तो याद होगी, ट्रस्ट मी इन एग्जाम, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, ट्रस्ट मी इन एग्जाम, ये सभी ने पढ़ी होगी, बट इसको याद करने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली ही लेयर्स को याद कर लें। सबसे पहली लेयर आती है जी द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ये ऐसी लेयर है विच इज़ द लोएस्ट लेयर, इसी लेयर में हम लोग सांस लेते हैं, सब चीज़ करते हैं। ये लेयर 8 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है पोल्स में, 18 किलोमीटर तक करती है इक्वेटर में, और इस लेयर में आपको नॉर्मल लैप्स रेट देखने को मिलेगा। मतलब जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आप इस लेयर में ऊपर जाते रहेंगे, वैसे वैसे ही टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। इसी लेयर के अंदर आपको सारे के सारे वेदर फिनोमिना देखने को मिलते हैं, क्लाउड्स, थंडरस्टॉर्म, रेन, हेलस्टॉर्म, एनी काइंड ऑफ वेदर फिनोमिना आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेयर आती है द लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। इस लेयर में जैसे ही आप हाइट इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप इस लेयर में ऊपर जाते रहेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज नहीं होता बल्कि इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है। ओजोन क्या करता है? सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये लेयर जो है काफ़ी गर्म हो जाती है। देन आती है द लेयर ऑफ मिजोस्फेयर। ठीक है, मिजोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जो 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। यहाँ पे जब आप हाइट इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप होता है, बिकॉज दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर। कोल्डेस्ट लेयर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करने के लिए, और इसी लेयर में आपको मीटियोर्स जो हैं वो बर्न होते हुए, शूटिंग स्टार जिसको हम बोलते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन आती है थर्मोस्फेयर, या फिर इसको आपने आयनोस्फेयर का नाम भी दिया होगा। इस लेयर के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो सन की रेडिएशन से चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर रेडियो वेव्स का कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाते हैं। प्लस यहाँ पे आपको ऑरोरा फॉर्मेशंस भी देखने को मिलेंगी, और ये वाली जो ऑरोरा फॉर्मेशंस हैं वो आपको नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में देखने को मिलती है। फिर आती है द लेयर ऑफ एग्जॉस्फेयर, यानी कि लिटरली आप आउटर स्पेस में पहुंच चुके हैं। ये लेयर में हाइड्रोजन और हीलियम आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट, और आयनोस्फेयर में भी टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ हाइट। ठीक है, और एक और चीज़ छोटी सी, एक कर्मन लाइन आपने सुना होगा नाम। कर्मन लाइन जो है वो अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, और ये वो लैंड बाउंड्री है, या ये वो एटमॉस्फेयर की बाउंड्री है जिसको पार करते ही यू कैन से दैट यू हैव ऑफिशियली एग्जिटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, बहुत सारी गैसेस यहाँ पे होती हैं जो कि रेडिएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं अर्थ के ऊपर
एक आइडियल लिविंग टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। बट इन्हीं गैसेस का जब एक्सेस हो जाता है तो उस एक्सेस को हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। ठीक है, अगर ये पर्याप्त मात्रा में है, अपनी ठीक वैल्यू में है, तो अर्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है। ठीक है, डे बाय डे इनका वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग, पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें इसका फैक्टर है। ओजोन एक बहुत इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक गैस है। ठीक है, ये फिल्टर की तरह काम करती है, अर्थ सन की अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ के सरफेस से दूर रखती है। देन वाटर वेपर की बात करें तो वाटर वेपर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि प्रेजेंट हर जगह है, हमको नेकेड आई से विजिबल नहीं होता। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी लेता है। जैसे अगर ऐसे इलाके हैं जो गर्म हैं और गीले इलाके हैं, वहाँ पे 4% तक वॉल्यूम वाटर वेपर का होता है। ड्राई एरियाज़ में, डेजर्ट एरिया में, पोलर रीजन्स में इट इज़ लेस देन 1%। ठीक है, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स सोलर इंसोलेशन। ये भी सन की रेडिएशन को, सन की हीट को, नॉट रेडिएशन, हीट को ट्रैप करने में काफ़ी हेल्प करता है, जिसकी वजह से अर्थ जो है नाइस एंड वार्म रहती है। ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है हमारा वाटर वेपर, जिसकी वजह से ना तो हम बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। एंड इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ एयर। फिर आते हैं जी डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स आर वेरी बेनिफिशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, जिसकी वजह से इनको हाइड्रोस्कोपिक हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड वाटर वेपर इकट्ठा होता है और क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली ये क्लाउड्स के क्या होते हैं? बेसिकली ये क्लाउड्स के न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स आपको अर्थ पे हर जगह मिलेंगे, है ना? ये कैसे अर्थ पे मिलते हैं आपको? ये सी सॉल्ट में मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे, स्मोक में मिलेंगे, ऐश, एवरीथिंग, हर जगह आपको डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ये बहुत हाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, टेम्परेट इलाकों में ये काफ़ी नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और इनकी ही कंडेंसेशन की वजह से वाटर वेपर पानी की तरह नीचे आता है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट कि भाई LMR का 4th एडिशन लॉन्च हो चुका है। जिन भी बच्चों को LMR के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी जाओ इनसाइट SSB का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और इस LMR का फ़ायदा उठाओ। ये LMR बच्चों के लिए अपलोड की जा चुकी है। इसके लिए यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इट इज़ अ फ्री इनिशिएटिव फ्रॉम आवर साइड। अभी जाओ LMR को डाउनलोड करो, प्रिंट करो और अपने रिवीजन को एक बहुत बढ़िया बूस्ट दीजिए। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज़ क्लाउड्स। तो क्यों ना क्लाउड्स की इन्फॉर्मेशन भी एक बार फटाफट से ले लें, फिर देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे 2 मिनट में उड़ाते हो। हाँ जी, क्लाउड्स क्या होते हैं? क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ दीज टू थिंग्स। दीज आर फाउंड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से बनते हैं, या फिर कुछ क्लाउड्स ऐसे होते हैं जो आइस क्रिस्टल्स से भी बनते हैं। ठीक है, आइस क्रिस्टल से भी बनते हैं और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक्सटेंडेड रहते हैं। अगर मैं क्लाउड्स की बात करूं तो नेफोलॉजी इज द साइंस ऑफ क्लाउड्स विच इज अंडरटेकन इन द क्लाउड फिजिक्स। जो क्लाउड की स्टडी करते हैं उसको नेफोलॉजी का टर्म दिया जाता है, और ये जो ब्रांच है मेट्रोलॉजी के अंडर कवर्ड होती है। बेसिकली जो वेदर की स्टडी होती है उसमें इसको स्टडी किया जाता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड, तो क्लाउड की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, है ना? हाई क्लाउड्स होते हैं, जैसे सबसे मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे आपको सिरस क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, सिरोस्ट्रेटस, सिरोक्यूमुलस। जितने भी सिरस रिलेटेड क्लाउड्स हैं ये बहुत हाइट पे होते हैं। देन मिडिल क्लाउड्स होते हैं आपके स्ट्रैटस, एल्टोक्यूमुलस। देन लो एल्टीट्यूड पे सबसे नीचे होते हैं आपके स्ट्रैटोक्यूमुलस, स्ट्रैटस एंड निम्बोस्ट्रैटस। और ग्रेट वर्टिकल पे होते हैं आपके क्यूमुलस एंड क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। अब फटाफट से हम देखिए, क्लाउड्स पढ़ने से पहले मैं आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। 4 ही कीवर्ड्स होते हैं क्लाउड्स में। ठीक है, इन 4 कीवर्ड्स को अगर आपने समझ लिया, सारे कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कैसे? अगर मैं स्ट्रैटस और निम्बस को ज्वाइन कर दूं तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो दोनों के लिए कंबाइन होके वो स्ट्रैटो निम्बस या निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड बन जाएगा। तो अगर आपने इन 4 कीवर्ड्स को समझ लिया, सारे क्लाउड सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला आता है जी स्ट्रैटस। स्ट्रैटस सबसे लोएस्ट एलिवेशन पे आपको देखने को मिलेंगे। ये 0 to 2000 मीटर्स की हाइट पे होते हैं और स्ट्रैटस का मतलब होता है लेयर।
ये जोग्राफिकल वर्ड है विच इज़ यूज्ड फॉर लेयरिंग। तो ये वो क्लाउड्स होते हैं जो खूब सारी लेयर्स में देखने को मिलेंगे। इनका कलर ब्लू से ग्रे होता है और ये क्लाउड्स अगर फॉर्म हो रहे हैं, देयर माइट बी चांसेस ऑफ रेन इन दैट एरिया। फिर आते हैं निम्बस। निम्बस का एल्टीट्यूड थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ये 1000 टू 2000 मीटर, इवन 3000 मीटर तक भी चले जाते हैं। इनको लोअर या मिडिल एलिवेशन पर रखा जाता है एंड दे आर वेरी डेंस, क्योंकि ये क्लाउड्स बनते हैं जब वाटर वेपर की मात्रा इनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सनलाइट भी इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ये डार्क ग्रे कलर के होते हैं और अगर इनकी प्रेजेंस किसी एरिया पे बन रही है तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि रेनफॉल या किसी भी तरीके का प्रेसिपिटेशन या कंडेंसेशन होने वाला है। नेक्स्ट इज क्यूमुलस क्लाउड्स। क्यूमुलस क्लाउड्स आपके 2000, 4000, 5000 मीटर तक होते हैं। ये डोम शेप्ड होते हैं, जो टिपिकल शेप होती है ना क्लाउड्स की, ये इस तरीके के होते हैं, जिसका बेस जो होता है वो फ्लैट होता है और टॉप वाला पार्ट कॉटन वूल की तरह हमें देखने को मिलता है। देन लास्ट आर दी सिरस क्लाउड्स। ये मैक्सिमम हाइट पे होते हैं, 8000 से 12000 मीटर की हाइट पे होते हैं और ये जो क्लाउड्स हैं आइस के क्रिस्टल्स की वजह से ही बनते हैं, क्योंकि उस हाइट पे आइस या वाटर वेपर के पार्टिकल आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कुछ कुछ क्लाउड्स के बारे में आपको स्पेशली एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, मैंने क्यूमुलस को और निम्बस को कंबाइन कर लिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये काफ़ी टावरिंग होता है, काफ़ी बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं। एनविल शेप्ड, ये जो वर्ड है, कीवर्ड हैज़ बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम। ठीक है, कॉलीफ्लावर शेप भी इसको बोलते हैं। और ये डेवलप किससे होता है, ये फॉर्म किसकी वजह से होता है, ये फॉर्म होता है क्यूमुलस कंजेस्टस क्लाउड की वजह से। देन एक होता है सीरो क्यूमुलस क्लाउड। ठीक है, अगर मैं सिरस और क्यूमुलस को कंबाइन कर दूं तो इसे मैकरल स्काई या फिर फिश स्केल जैसा पैटर्न, जो फिश के ऊपर स्केल्स बने होते हैं ना, ऐसा पैटर्न देखने को हमें मिलता है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो स्काई जो है वो किस क्लाउड की वजह से होता है, किस क्लाउड को हम हेलो स्काई का टर्म भी देते हैं, ये आपको कमेंट्स में बताना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यू हैव टू मैच द क्लाउड्स विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर आप देखें तो सीरस क्लाउड्स क्या होते हैं, सीरस क्लाउड्स आर एंटायरली बहुत हाइट पे होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हाइट में हैं, तो एंटायरली ऑफ आइस क्रिस्टल्स। तो ए का 4 होगा। ए का 4 होते ही हम इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे और फिर इनके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, देन बी देखते हैं, क्यूमुलस। क्यूमुलस फेयर वेदर कंडीशंस वाले क्लाउड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इनका बेस फ्लैट होता है और ऊपर से फेयर वूल की तरह देखने को मिलते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ असेंडिंग। आपको लोएस्ट टू हाईएस्ट ऐड करना है। ठीक है, इसमें भी एक बहुत बड़ा सिंपल कैच आपके सामने है, सिरस तो सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, तो सिरस सबसे ऊपर मतलब 3 सबसे लास्ट में होगा, तो 3 सबसे लास्ट में इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, तो इसको कभी भी गलती से टिक नहीं करना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरियोलिस फोर्स इज नॉट करेक्ट। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, इट इज अ फोर्स विच इज जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ एक एक्सिस पे रोटेट करती है, आपको पता है, उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसको कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। ये फोर्स क्या करता है, अर्थ के ऊपर विंड को एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, विंड को डायरेक्शन मिलती है, इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से साइक्लोन्स की फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, साइक्लोन्स की अगर मैं बात करूं तो साइक्लोन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साइक्लोन जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंड क्लॉकवाइज चलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में। और साइक्लोन्स की फॉर्मेशन के लिए हमेशा लो प्रेशर अंदर और हाई प्रेशर बाहर होता है, जिसकी वजह से विंड जो है अंदर की तरफ कन्वर्ज होती है। और एंटी साइक्लोन इसका ऑपोजिट होता है, उसमें हाई प्रेशर अंदर, लो प्रेशर बाहर, विंड बाहर की तरफ जाती है, इसलिए फेयर वेदर कंडीशंस यहाँ पे आती है। और दूसरा, इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाती है। एंटी साइक्लोन जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज चलता है और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज चलता है। सो इसके साथ हमने एक छोटा सा टॉपिक और रिवाइज कर लिया। सो आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जो होता है पोल्स पे मैक्सिमम और इक्वेटर पे बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इक्वेटर पे कभी भी साइक्लोन की फॉर्मेशन नहीं होती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
statements are correct. Hadley cell are key to understanding the wind pattern. Yes. हेडली सेल, 3 तरीके के सेल्स होते हैं, हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। ये तीनों सेल्स की हेल्प से हम अर्थ के ऊपर प्रेशर सिस्टम को समझ सकते हैं। तो ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सी और डी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। हेडली सेल जो फॉर्म होते हैं वो इक्वेटर के पास होते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेटर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। हेडली सेल हमेशा इक्वेटर पे ही बनते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आपको प्रेशर सिस्टम समझा देता हूँ। प्रेशर सिस्टम क्या होता है? हमने अर्थ के ऊपर लैटिट्यूड्स को डिवाइड किया हुआ है और उन लैटिट्यूड के बेसिस पे देयर आर 7 प्रेशर सिस्टम्स जहाँ पे अलग अलग वेदर कंडीशंस होती हैं। अगर मैं बात करूँ इक्वेटर की, इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, मतलब 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में जो प्रेशर बेल्ट बनती है उसको हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है, हमेशा गर्म होता है, इसलिए लो प्रेशर कंडीशन रहती है। यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स इज नेक्स्ट टू जीरो, जिसकी वजह से कोई भी साइक्लोन यहाँ नहीं बनता और उस वजह से इस बेल्ट को बेल्ट ऑफ काम, डोल्ड्रम्स या ITCZ का मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। ठीक है, फिर अगर मैं इक्वेटर के ऊपर चला जाऊं और इक्वेटर के नीचे चला जाऊं, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ चला जाऊं, तो यहाँ पे फॉर्म होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पर जो बनती है, इस बेल्ट में ऊपर से ठंडी हवा और नीचे से गर्म हवा कोलाइड होती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे विंड का एक नेटवर्क क्रिएट होता है। कौन सी विंड का नेटवर्क क्रिएट होता है यहाँ पे ट्रेड विंड्स आपको देखने को मिलेंगी और इन लैटिट्यूड्स को हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। फिर अगर मैं इससे और ऊपर चला जाऊं, 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के बीच में चला जाऊं, तो मुझे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे वार्म एंड कोल्ड विंड्स यहाँ पर भी कोलाइड होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी एक विंड का नेटवर्क क्रिएट होता है जिसे हम वेस्टर्लीज का नाम देते हैं। दीज आर नोन एज वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज से एक बात और बताता हूँ आपको, सदर्न हेमिस्फेयर में वेस्टर्लीज के कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ पे जैसे रोरिंग 40s, फ्राइटनिंग 50s, श्राइकिंग 60s, इस तरीके का नाम इन्हें दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस लैटिट्यूड पे सदर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स नहीं है और कॉन्टिनेंट्स की एब्सेंस की वजह से विंड जो है अनऑब्स्ट्रक्टेड, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के बहुत स्पीड से चलती है। और लास्ट अगर मैं 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ पे आ जाऊं, तो इन्हें हम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। हाई प्रेशर बेल्ट क्यों? क्योंकि ठंडे इलाके हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर कंडीशन होती हैं, सबसे ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स यहीं पे विटनेस होता है और यहाँ पे भी एक विंड का नेटवर्क क्रिएट होता है जिसको पोलर ईस्टर्लीज कहा जाता है। ये जितने भी विंड के नेटवर्क मैंने आपको बताए हैं, इन सबको प्लैनेटरी विंड्स कहा जाता है। ठीक है, सेल की बात करें तो हेडली सेल कहाँ क्रिएट होता है? हेडली सेल क्रिएट होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बीच में, यहाँ पे हेडली सेल होता है। देन सब ट्रॉपिकल हाई एंड पोलर लो के बीच में क्रिएट होता है फेरल सेल। पोलर लो एंड पोलर हाई के बीच में क्रिएट होता है पोलर सेल। Moving on to the next question, the atmosphere of the planet Venus is made up of thick and yellowish clouds of। भैया वीनस का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा खतरनाक एटमॉस्फेयर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बना है आपका सल्फ्यूरिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मर्क्यूरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि सन के इतना ज़्यादा नज़दीक है, सन की ग्रेविटी इसको एटमॉस्फेयर होल्ड करने ही नहीं देती। तो भैया 1 करेक्ट हो गया। 1 करेक्ट होते ही बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। वीनस के पास क्या 2 मून है? क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? डज वीनस हैज 2 मून्स? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। तो सेकंड गया। ऑप्शन एलिमिनेशन से हमें डायरेक्ट आंसर मिल चुका है। तो अब सोलर सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम क्या है? ये हमारी अर्थ का घर है, अर्थ के पड़ोसी यहाँ पर रहते हैं। द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इसको नाम सोलर सिस्टम इसलिए दिया जाता है, क्यों? क्योंकि सन इज द सेंटर पॉइंट। ठीक है, जियोसेंट्रिक अपना मॉडल है जिसमें क्या होता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन का ऑर्बिट लगाते हैं। हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, क्यों?
क्योंकि अर्थ सन का एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है इन रफली 365 डेज। सबसे पहला आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। ऑर्डर इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। प्लूटो को अब हम प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं गिनते। सबसे पहले बात करते हैं मर्क्यूरी की। तो मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड नियरेस्ट टू द सन। इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। इसका ऑर्बिट जो है सबसे फास्टेस्ट है। ये अपना न्यू ईयर 88 डेज में सेलिब्रेट कर लेता है। बात करें वीनस की तो इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। इट इज़ हॉटेस्ट प्लैनेट क्योंकि इसका प्लैनेट में 90-95% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। इसका रोटेशन 243 डेज में होता है, बट ध्यान रखिए ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता है। ये एक यूनिक रोटेशन है इसका। फिर आती है जी हमारी पृथ्वी। 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, ब्लू प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। एक नेचुरल सैटेलाइट भी है मून के नाम की, और जो अर्थ की शेप है इसको जियोइड कहा जाता है। एक अंडे, एग जैसी शेप है इसकी। फिर आता है जी मार्स। मार्स डॉर्मेंट वॉल्केनो से भरा हुआ है। इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, आर्गन आपको देखने को मिलेगा। 2 सैटेलाइट है मार्स के पास, फोबोस एंड डीमोस। निक्स ओलंपिया इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ एंटायर सोलर सिस्टम। इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। फिर आती है इनके बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसको पार करते ही आप जोवियल प्लैनेट्स यानी कि गैस जायंट्स की टेरिटरी में एंटर कर जाएंगे, जिसमें से हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, ठीक है। इसकी रोटेशन लीस्ट है और गैनीमीड इसकी एक सैटेलाइट है विच इज लार्जेस्ट। फिर आता है जी सैटर्न, मेड अप ऑफ ब्यूटीफुल रिंग्स, और ये रिंग्स जो हैं डस्ट पार्टिकल रॉक्स से मिलके बनी है। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके पास भी सैटेलाइट है टाइटन, फोब एंड टेथिस के नाम की। देन आता है आपका यूरेनस। यूरेनस पहला प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया गया था। इसका भी रोटेशन यूनिक है। ये नॉर्थ साउथ एक्सिस पे रोटेट करता है। सो वीनस एंड आपका यूरेनस, ये 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका रोटेशन थोड़ा सा यूनिक है। इसको ग्रीन प्लैनेट का नाम दिया गया है। देन आता है नेपट्यून। नेपट्यून का मैक्सिमम रोटेशन है। इसको न्यू ईयर सेलिब्रेट करने में 164 ईयर लग जाते हैं। ब्लू कलर का दिखता है और सबसे दूर है सन से, ठीक है। ये है हमारा सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट। भैया कौन सा ओशन करंट किसको इन्फ्लुएंस करता है, इससे पहले मैं आपको ओशन करंट्स की थोड़ी सी बेसिक थ्योरी दे देता हूँ। सबसे पहला जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन करंट में सोलर की हीटिंग। अर्थ सन जो है वो अलग तरीके से अलग एरियाज को हीट अप करता है, जिसकी वजह से ओशियन के ऊपर की जो हवाएं होती हैं, ठीक है, ओशन के ऊपर की जो हवा होती है जिसको हम ओशन करंट बोलते हैं, ये भी गर्म और ठंडी होती हैं। तो जो भी ओशन इक्वेटर के पास है वो वार्म होगा, उसके ऊपर की एयर वार्म होगी। जो ओशन आपका मिडल लैटिट्यूड या पोल की तरफ है, यहाँ पे ठंडा एरिया हो जाता है। देन विंड। विंड का क्या काम होता है जी, विंड पुश करती है फ्रिक्शन को, ठीक है। वाटर और विंड कनेक्शन बनाती है। विंड की ही वजह से ओशन करंट जो है वो मूव करते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। पानी पोल से इक्वेटर और इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है। देन ग्रेविटी। ग्रेविटी पुल्स द वाटर डाउन फ्रॉम हायर लेवल्स टू लोअर लेवल। बट एक चीज का ध्यान रखिए, ग्रेविटी जो है वो ओशन करंट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता, ये टाइड्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ओशन करंट्स को एक डायरेक्शन मिलती है, और डायरेक्शन क्या है, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है विंड नॉर्थ में, लेफ्ट की तरफ हो जाती है सदर्न हेमिस्फेयर में। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दें, सो इट इज द ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून। ग्रेविटेशनल पुल जो है वो टाइड्स को इफेक्ट करती है, ना कि ओशन करंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट। अब देखिए, वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट को याद करने के लिए सबसे इजी ट्रिक क्या है, पहले तो आप एरो को हमेशा फॉलो करेंगे किसी भी डायग्राम में। क्या, अगर एरो इक्वेटर से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेटर से पोल की तरफ जाए, दैट मीन्स गर्म इलाके से ठंडे इलाके की तरफ जा रहा है, तो ये हमेशा एक वार्म करंट होगा, ठीक है। और अगर एरो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो ये ठंडे इलाके से आ रहा है, तो इसको हम कोल्ड करंट बोलते हैं। अब अर्थ पे 3 ओशंस के बेसिस पे हम इसको पढ़ते हैं।
जैसे कि ये है पैसिफिक ओशन, ये भी है पैसिफिक ओशन, ये इसका नॉर्दर्न पार्ट है, ये इसका सदर्न पार्ट है, ठीक है। देन ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये है साउथ अटलांटिक ओशन, ये है नॉर्थ इंडियन ओशन, ये है साउथ इंडियन ओशन। ये हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स जिसको आपको इन्हीं एरोस के थ्रू कवर करना है। जैसे अगर मैं पैसिफिक ओशन के कुछ आपको इंपॉर्टेंट करंट्स बताऊं, वार्म करंट्स बताऊं, तो ये रेड एरो से डिनोटेड हैं, जैसे कुरोशियो है, ठीक है, आपका नॉर्थ पैसिफिक है, अलास्का करंट है। देन इसके कोल्ड करंट्स की बात करूं तो ओयाशियो इज अ कोल्ड करंट, ओखोस्क इज अ कोल्ड करंट, ठीक है, कामचटका इज अ कोल्ड करंट। देन यहाँ से कैलिफोर्निया एक कोल्ड करंट है, ठीक है। सदर्न पैसिफिक ओशन की बात करूँ तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन एक वार्म करंट है, ठीक है। यहाँ से आपका कोल्ड की बात करूँ तो पेरू जो है आपका एक कोल्ड करंट है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात करूँ तो गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, रीनल, नॉर्वे, ये सब आपके वार्म करंट है। कोल्ड की बात करूं तो लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, कैनेरी, ये सब हमारे क्या हैं, कोल्ड करंट माने जाते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जहाँ पर भी वार्म और कोल्ड करंट कोलाइड होते हैं वहाँ पर बनता है कॉन्फ्लुएंस, और इस कॉन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे सबसे अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं, प्लस उतनी ही ज़्यादा फॉग बनती है जिसकी वजह से नेविगेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। देन सदर्न अटलांटिक ओशन का वार्म करंट बताऊं तो वो होता है ब्राज़ीलियन करंट। कोल्ड की बात करूं तो वो होता है बेंगुएला। इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन का नॉर्दर्न पार्ट में वार्म विंड आती हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड, जो इंडिया में मानसून लेकर आती हैं। कोल्ड की बात करूं तो वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, जिसको रिवर्सल ऑफ मानसून भी कहा जाता है। साउथ इंडियन ओशन की बात करूं तो अगीलास इज अ वार्म करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन इज अ कोल्ड करंट। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, जितने भी कोल्ड करंट आप देखेंगे ना, वो हमेशा किसी ना किसी कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न साइड पे ही होते हैं। यहाँ पे भी वेस्टर्न साइड, ठीक है, यहाँ पे भी वेस्टर्न साइड, यहाँ पे भी वेस्टर्न साइड, और इन्हीं वेस्टर्न साइड पे जहाँ जहाँ पे कोल्ड करंट चल रहा है, डेजर्ट की फॉर्मेशन भी आपको इन्हीं वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगी, ठीक है। सो आप सॉल्व करिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट, आपको बताना है इसमें से कौन सा कोल्ड करंट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैलिफोर्निया। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज करेक्ट। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का पहले हम कंसेप्ट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता क्या है, हमने एटमॉस्फेयर में भी पढ़ा था कि नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता रहेगा, आपकी हाइट बढ़ती रहेगी, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, टेम्परेचर ठंडा होता है, ये होता है नॉर्मल लैप्स रेट। बट इसका अगर अपोजिट कर लूँ, अपोजिट करने का मतलब हाइट तो इंक्रीज हो रही है बट टेम्परेचर डिक्रीज नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, इसको हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, जब भी आपको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा, मतलब हाइट इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज ये देखने को मिलेगा, तो जनरली उस एरिया में क्लियर स्काइज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, आसमान साफ हो जाता है, विंड्स काम हो जाती हैं, ठीक है, हवा भी शांत हो जाती है, विंटर नाइट्स जो होती हैं वो लंबी हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग रेडिएशन एंड कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है, यहाँ पे आपको एक ही दिन में रेडिएशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, मतलब दिन के टाइम गर्म और शाम के टाइम ठंडा सरफेस देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग द नाइट अर्थ लूजेज हीट रैपिडली, बाय अर्ली मॉर्निंग ग्राउंड बिकम्स कूलर, रिजल्ट्स इन कूल एयर नियर द सरफेस। आपको पता है जैसे ही रात होती है तो अर्थ का सरफेस जो है वो ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो जो सरफेस ठंडा है, इसकी वजह से जो कूल एयर है वो सरफेस के ऊपर बनी रहती है, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से ये यूजुअली शॉर्ट लिव्ड कंडीशन होती है। शॉर्ट लिव्ड कंडीशन मतलब ये बहुत देर तक नहीं रहती, ये तब तक रहती है जब तक सनराइज नहीं होता, ठीक है। ये कंडीशन आपको कब देखने को मिलेगी, जब आप अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा राइज करो, है ना, अर्ली मॉर्निंग जब आप देखो, सनराइज से पहले का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। ये कॉमन फिनोमिना है, स्पेशली विंटर सीजन में ये बहुत बार देखने को मिलता है, बट पोलर रीजन्स में ये थ्रू आउट द ईयर बना रहता है। अच्छा, इससे होता क्या है, इससे
एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी आ जाती है, लोअर लेयर्स में स्मोक, डस्ट और पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो नीचे की तरफ ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से फॉग की फॉर्मेशन सरफेस के पास होती है, स्पेशली इन विंटर सीजन। अब आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा सॉल्व करने में। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दोनों ही एरो जब ऊपर होंगे तो इन्वर्जन होता है, करेक्ट। लॉन्ग विंटर नाइट्स देखने को मिलेंगी क्लियर स्काइज के साथ, जी हाँ। ये एक शॉर्ट लिव्ड फिनोमिना है एंड इज कॉमन ऑल ओवर द ग्लोब। यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट ठीक था, बट मैंने आपको बताया ये पोल्स में तो थ्रू आउट रहता है, बट पोल के अलावा ये शॉर्ट लिव्ड होता है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Which one of the following statement is or are correct? Solar inversion. It causes instability in the lower layer. क्या ये instability करता है? नहीं, ये stability लेके आता है, ठीक है। शांत हो जाती हैं हवाएं, तो ये गलत। This inversion commonly lasts up to few hours. Yes. Option number. Now, some questions related to rocks, और ये बहुत ही ईजी है। रॉक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अर्थ का इंटीरियर समझाने की कोशिश करता हूँ। समझाने की कोशिश क्या, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। आपको पता है कि इंटीरियर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, है ना। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जहाँ पे क्रस्ट इंटायरली सॉलिड है, मेंटल का अपर पार्ट जिसको हम एस्थिनोस्फेयर भी बोलते हैं, यहाँ पे वो मैग्मा है जो इरप्ट होता है, लोअर पार्ट इसका सॉलिड है, और कोर जो है, कोर का जो आउटर पार्ट है वो लिक्विड है और इनर पार्ट जो है वो सॉलिड है। तो सेमी मोल्टन है हमारा कोर। सबसे ज़्यादा बच्चों को जो परेशानी होती है वो डिसकंटिन्यूटी पढ़ने में होती है। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? जो बॉर्डर होता है इनके बीच में। इसके लिए भी मैं एक बड़ी आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ। क्या आपको याद रखना है? कु, मा, री, गल। जैसे लड़कियों के नाम के पहले कुमारी वर्ड यूज़ किया जाता है हिंदी में, जो अनमैरिड होती हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो, कुमारी गल। कैसे? दिस स्टैंड्स फॉर कॉनराड, मा स्टैंड्स फॉर मोहो, री स्टैंड्स फॉर रेपिटी, जी स्टैंड्स फॉर ग्यूटेनबर्ग वी चार्ट एंड एल स्टैंड्स फॉर लेहमन। ये इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है क्रस्ट से लेके कोर तक का, ठीक है। तो कॉनराड की बात करूं तो कॉनराड जो है वो आउटर क्रस्ट को इनर क्रस्ट से डिवाइड करता है। मोहो की बात करूं तो मोहो जो है वो क्रस्ट और मेंटल को डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। देन अगर मैं रेपिटी की बात करूं तो रेपिटी जो है वो मेंटल, आउटर मेंटल को इनर मेंटल से डिफ्रेंशिएट करता है ना। अगर मैं बात करूं ग्यूटेनबर्ग वी चार्ट की, तो वो मेंटल को कोर से सेपरेट करता है, और लेहमन जो है वो आउटर कोर को इनर कोर से सेपरेट करता है। अगर आपको एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस याद हो गया, ये चीज़ें अपने आप याद होने लग जाएंगी। तो अर्थ के इंटीरियर में हमें लेयर्स के साथ साथ रॉक्स का भी एक नेटवर्क देखने को मिलता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स प्राइमरीली, जिसमें सबसे पहली रॉक होती है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होती है? ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से जनरेट होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले वॉल्केनोस के बारे में पढ़ा था, उसमें रॉक्स भी निकलती हैं, उन रॉक्स को इग्नियस रॉक कहा जाता है। सो इट इज़ अ रॉक विच इज़ फॉर्म्ड बाय मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। या तो इंटीरियर से निकली, बाहर आई, और बाहर आके वो जो लावा है ठंडा हुआ, वो रॉक्स में कन्वर्ट हो गया, उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। ध्यान दीजिए, इस रॉक में कोई भी लेयर्स नहीं होती, और लेयर्स होने की वजह से इस रॉक में फॉसिल्स भी नहीं मिलते, ठीक है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। पहला होता है एक्सट्रूसिव एंड नेक्स्ट होता है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मतलब वो लावा जो धरती के सरफेस पे आ चुका है, बाहर आ चुका है, आउटसाइड आ चुका है, उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं। और कुछ मैग्मा ऐसा होता है जो अर्थ के सरफेस के नीचे ही रहता है, बाहर नहीं आता, और नीचे रहते रहते ही सॉलिड बन जाता है, उसको हम इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, एक्सट्रूसिव रॉक्स के एग्जाम्पल हैं बेसॉल्ट, गैब्रो, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट एंड रायलाइट। इंट्रूसिव के हैं ग्रेनाइट, डायराइट एंड प्लूटोनिक रॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेडिमेंट्री रॉक्स, और नाम से ही आपको पता चल रहा है सेडिमेंटेशन से बनी है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ का बार बार डिपोजिशन हो, लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर,
डिपोजिशन होता रहता है और कंप्रेशन की वजह से रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। सो दीज आर द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। इनके अंदर आपको भर भर के फॉसिल देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट यही एक ऐसी रॉक है जिसमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है, 3 तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है और एक ऑर्गेनिक प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब जहाँ पे वेदरिंग, डिपोजिशन और इरोजन से ये रॉक्स बनती हैं। केमिकल का मतलब जिसमें केमिकल कंपोजिशन की वजह से, केमिकल नेचर चेंज होने की वजह से रॉक्स बनती हैं। और ऑर्गेनिक का मतलब जब किसी ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन है या किसी गैस जब हाई कंप्रेस हो जाती है, उसकी वजह से जब कोई रॉक बनती है तो उसको ऑर्गेनिक प्रोसेस बोलते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि मैकेनिकल से कौन सी बनी, केमिकल से कौन सी बनी या ऑर्गेनिक से कौन सी रॉक बनती है। सो मैकेनिकल की बात करें तो सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, क्ले, शेल, लोएस। केमिकल में जिप्सम, सॉल्ट, सॉल्ट पेटर। ऑर्गेनिक से बनता है लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कोल, पीट, चॉक एंड लिग्नाइट। नेक्स्ट टाइप होता है मेटामॉर्फिक रॉक, और इसका नाम में ही मेटामॉर्फोसिस मतलब जब इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक अपनी फिजिकल अपीयरेंस, अपना फिजिकल कैरेक्टर या फिर अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर देती हैं ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर, टेम्परेचर या किसी भी वजह से, उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको रेडीमेड नहीं मिलती, ये रॉक्स इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स की ही नेक्स्ट स्टेज होती है। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर की वजह से अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर दें या केमिकल नेचर चेंज कर दें, उससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। इट कंटेन्स वेरी लेस सॉलिड, फॉसिल तो इसमें होते ही नहीं है, एंड दे आर वेरी हार्ड एंड क्रिस्टलाइन। और आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू गिव मी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स इन द कॉमेंट। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, इनमें से कौन सा इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। अभी हमने पढ़ा है कि ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो मैकेनिकली फॉर्म नहीं हुई है। सो मैकेनिकली फॉर्म जो नहीं हुई है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गिसराइट्स। मूविंग फॉरवर्ड, सम डिजास्टर और डिजास्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं। डिजास्टर्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, डिजास्टर्स आपको किस किस तरीके के मिलेंगे, आपको टेरेस्ट्रियल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल डिजास्टर्स वो होते हैं जो लैंड के ऊपर आते हैं, ठीक है, जमीन के ऊपर आते हैं। देन आपको एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे। एटमॉस्फेरिक का मतलब जो आपके एयर में आते हैं, ठीक है, जैसे अगर एवलांच की बात करें, एवलांच हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये सब ऐसे डिजास्टर्स हैं जो कि लैंड के ऊपर आते हैं। देन साइक्लोन्स है, एंटी साइक्लोन्स है, हेल स्टॉर्म है, कुछ भी है, ये सब आपके एटमॉस्फेरिक है। जैसे लैंडस्लाइड, फ्रॉस्ट, हेल स्टॉर्म, दीज आर ऑल एटमॉस्फेरिक एंड लैंड टाइप डिजास्टर्स। कुछ होते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर्स। बायोलॉजिकल डिजास्टर्स वो होते हैं जैसे कोई वायरस फैल गया, कोई एपिडेमिक फैल गया, जैसे कोरोना वायरस आया था, याद कीजिए, है ना। तो इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में रख सकते हैं। नाउ एवलांच जो है वो एक किस टाइप का डिजास्टर है। एवलांच में क्या होता है कि स्नो का एक बहुत बड़ा हिस्सा मूव कर जाता है। बेसिकली ये एक ऐसा लैंडस्लाइड होता है जो स्नोई एरियाज में, स्नोई माउंटेन्स के ऊपर आता है। सो कहाँ टेरेस्ट्रियल है, एटमॉस्फेरिक तो हो नहीं सकता, एक्वेटिक हो नहीं सकता, बायोलॉजिकल हो नहीं सकता, सो टेरेस्ट्रियल इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटमॉस्फेरिक डिजास्टर, इसमें से कौन सा एटमॉस्फेरिक नहीं है। तो ड्रॉट, हेलस्टॉर्म एंड फ्रॉस्ट, ये तीनों एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हैं, तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज करेक्ट। आइसो टाइप कोड्स हैं, इसको पढ़ने से पहले फटाफट से हम मैप लाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये मैप लाइंस होती हैं और इनका यूज़ क्या होता है। इनका यूज़ होता है एक मैप पे सिमिलर एरियाज को कनेक्ट करना। सिमिलर एरियाज मतलब कुछ ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करना जहाँ पे सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या जहाँ पे सेम टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन पड़ती है। इसके लिए मैप्स ड्राइंग में और एनालिसिस में इसका बहुत हैवी यूज़ होता है। सो इसके कुछ टर्म है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आइसो बार। अब आइसो का मतलब ही सेम होता है, लास्ट के वर्ड से हमें पता लग जाता है। जैसे बार, बार जो है बैरोमीटर से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीड करने के लिए यूज होता है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइसोथर्म, थर्म मतलब गर्म, गर्म का मतलब टेम्परेचर। देन हाइट, आइसो हाइट मतलब अमाउंट, सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल। आइसो हेल मतलब कितनी सनशाइन आ रही है। आइसो नेफ, नेफ का मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नेफोलॉजी। नेफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्लाउड्स।
देन आइसोहेलाइन, हेलाइन सेलाइन, ऐसे याद रखिए। देन आइसोह्यूम, ह्यूम का मतलब सेम अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी। अब आप इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो निफ, आइसोनिफ इज स्नोफॉल, हेल का मतलब हमने सेलाइन पढ़ा था, हेल का मतलब सनशाइन पढ़ा था, हेलाइन इज सेलाइन, तो 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। बट क्लाउडीनेस हमने अभी पढ़ा है कि नेफ इसमें आता है, सो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लैंड फॉर्म्स। अब लैंड फॉर्म्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चों को याद करते करते उनकी उम्र निकल जाती है, एग्जाम निकल जाता है, बट लैंड फॉर्म कभी याद नहीं होते। सो लैंड फॉर्म पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये बनते कैसे हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट बेसिकली। इसको हम मास मूवमेंट बोलते हैं। मास मूवमेंट का मतलब जब अर्थ के ऊपर कोई भी मटेरियल मूव करता है, स्लो भी मूव कर सकता है और फास्ट भी मूव कर सकता है। स्लो मूव का मतलब जब रॉक्स धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ती हैं, सॉलिफिकेशन होता है। फास्ट मूवमेंट का मतलब जब मटेरियल एक साथ ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे लैंडस्लाइड आ गई, मड फ्लो है, डिब्री फॉल है, या फिर रॉक फॉल है। अब वेदरिंग भी होती है। वेदरिंग का मतलब होता है कि जब हमारे रॉक्स या हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस होता है उसको वेदरिंग बोलते हैं, और कभी कभी ब्रेक डाउन होने की वजह से नए लैंड फॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। अब ये ब्रेक डाउन जो होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। पहला होता है फिजिकल, सेकंड इज केमिकल, एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फ्रॉस्ट, है ना। कुछ ऐसे रॉक्स हैं जहाँ पे फ्रॉस्ट है, आइस हो रही है, तो आइस क्या करती है, रॉक्स के अंदर क्रैक्स डेवलप कर देती है। जैसे इंटेंस हीट भी इसका एक प्रोसेस है। सॉल्ट की वजह से भी रॉक्स के अंदर क्रैक्स आते हैं। एब्रेजन, एब्रेजन मतलब जब एक रॉक का सरफेस दूसरे रॉक के सरफेस से टकराता है। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि रॉक के अंदर का जो केमिकल होता है वो रिएक्ट कर जाता है किसी दूसरी चीज से। फॉर एग्जाम्पल कोई रॉक है, उसके अंदर के पार्टिकल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गए या किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर गए, जिसकी वजह से रॉक्स के अंदर क्रैक्स या रॉक्स के अंदर ब्रेकडाउन होता है, उसको केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। इसके अंदर डिसोल्यूशन, ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस होता है, या तो वाटर के साथ रिएक्ट कर गई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गई, है ना। एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल रॉक्स का ब्रेकडाउन करती हैं, जैसे प्लांट की रूट्स, बरोइंग एनिमल्स, है ना, लाइकन्स डेवलप हो गए, मॉसेस डेवलप हो गए। ये जब रॉक्स का ब्रेकडाउन करती हैं उस वजह से भी वेदरिंग देखी जाती है। अब लैंडफॉर्म को पढ़ने का सबसे इजी प्रोसेस क्या है कि हमें वैसे तो कितने एजेंट्स पढ़ने होते हैं लैंडफॉर्म के, लैंडफॉर्म के हमें एजेंट्स पढ़ने होते हैं बाय रनिंग वाटर सबसे पहला, या फिर इसको रिवर भी बोल सकते हैं, इसको फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स भी बोला जाता है। सेकंड हमें पढ़ना होता है बाय सी वाटर। देन हमने ग्लेशियर्स के लैंडफॉर्म पढ़ने होते हैं। हमें कार्स्ट टोपोग्राफी पढ़नी होती है, दैट इज ग्राउंड वाटर के इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ने होते हैं। और एक हमें पढ़ना होता है विंड के लैंडफॉर्म्स। अब लैंडफॉर्म्स कैन बी ऑफ टू टाइप। एक होता है इरोजनल। इरोजनल का मतलब ऐसे लैंडफॉर्म्स जो ब्रेक डाउन की मदद से बनते हैं, मतलब रिवर ने कोई हिस्सा इरोड किया, कोई हिस्से को तोड़ा, तो वहां पे एक नया लैंडफॉर्म बन जाएगा। और यही इरोडेड मटेरियल जब डिपॉजिट होना शुरू होता है, इससे बनते हैं डिपोजिशन लैंडफॉर्म। हमें एग्जाम में बस इतना भी अगर आइडिया है कि कौन सा लैंडफॉर्म इरोजनल है, कौन सा डिपोजिशनल है, ये भी हमारे लिए इंफॉर्मेशन काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। सो अगर मैं रिवर की बात करूँ तो रिवर में आपको इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे, आपको गॉर्ज देखने को मिलेंगे। गॉर्ज मतलब गहरी खाई देखने को मिलेगी। आपको वी शेप वैलीज देखने को मिलेंगी। वैलीज होती है ना, रिवर जाती है ऐसे माउंटेन्स के बीच से जब जाती है वो वैलीज मिलेंगी। आपको कैनियंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको प्लंज पूल, प्लंज पूल क्या होता है, ये जो वाटरफॉल के नीचे जो क्लाउड जैसा पूल होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। वाटरफॉल इटसेल्फ इज अ इरोजनल लैंडफॉर्म, ठीक है। रैपिड्स जिसमें राफ्टिंग वगैरह भी होती है, ये भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म का ही पार्ट है। अब जब इतना सारा इरोजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा। तो डिपॉजिट कहाँ होता है, डिपॉजिट होता है फ्लड प्लेन्स में। फ्लड प्लेन्स बनते हैं जहाँ पे रिवर अपना मटीरियल, पत्थर वगैरह डिपॉजिट करती है। लेवीस होती है। लेवीस क्या होते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे भी रिवर फ्लो होती है प्लेन्स में, उसके आसपास एक छोटा सा बाउंड्री बन जाती है, छोटा सा बैरियर बन जाता है, विच प्रिवेंट्स द रिवर फ्रॉम फ्लडिंग। देन मियांडर्स बनते हैं। मियांडर्स क्या होता है, ये ऐसे स्नेक टाइप, ये जो रिवर फ्लो होती है इसको मियांडर बोलते हैं। और इसी मियांडर से एक और लैंडफॉर्म बनता है जिसको हम ऑक्सबो लेक भी बुलाते हैं।
ठीक है, डेल्टास बनती हैं, एस्चुरीज बनती हैं, ये सब आपकी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज बाय ग्राउंड वाटर, और इसको कार्स्ट टोपोग्राफी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जितने भी डिपोजिशन या इरोजनल होते हैं वो लाइमस्टोन के पत्थर से ही होते हैं। बेसिकली इरोजन कहाँ पे होता है? जहाँ पे लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे आपको? सिंक होल, ये जो गहरे गड्ढे हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे केव्स देखने को मिलेंगी, आपको टनल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, देन आपको, और ये जितनी भी डिपोजिशन है ये क्या हो रहा है? क्योंकि ग्राउंड वाटर क्या कर रहा है? लाइमस्टोन को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से इरोजन देखने को मिलता है। अब यही इरोजन डिपोजिशन भी बनेगा, तो इसका डिपोजिशन पढ़ना सबसे इजी है। आपको 3 डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स याद रखने हैं। एक तो ये स्टेलेक्साइट, स्टेलेगमाइट एंड दीज कॉलम्स। स्टेलेक्साइट क्या होता है? ये जो केव के ऊपर आप देख रहे हो, ये जो ऐसे रॉक्स लटक रही हैं ऊपर से नीचे, सीलिंग से लटक रही हैं, तो स्टेलेक्साइट को याद करने का सबसे इजी है, इसकी स्पेलिंग में सी आता है, तो ये सीलिंग से लटकती हैं। स्टेलेगमाइट देख रहे हो, ये नीचे से रॉक्स के पिरामिड, तो इसकी स्पेलिंग में जी आता है, तो जी से हम याद रखेंगे ग्राउंड। और अगर मैं इस स्टेलेक्साइट को इस स्टेलेगमाइट से ज्वाइन कर दूं, जैसे कि आप ये बड़ा सा पिलर देख रहे हो, दिस पिलर इज नोन एज कॉलम, तो ये इसके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्लेशियर के बारे में। तो ग्लेशियर में इरोजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ग्लेशियर में ये देख रहे हो आप पहाड़ी, ये ग्लेशियर वाले पहाड़ हैं और इसके बीच में एक लेक बनी हुई है ना? दिस इज नोन एज स्टोरी या फिर टान लेक, इसको टान लेक बुलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक यू शेप वैली, ये देख रहे हो यू शेप वैली, ये भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। देन आप ये देख रहे हैं एक पॉइंटेड पीक्स, आपने देखा होगा जितनी भी ये ग्लेशियर वाले लैंडफॉर्म्स होते हैं इनकी पीक्स बड़ी ही पॉइंटेड होती हैं। इन पॉइंटेड पीक्स को हम हॉर्न्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंटेड पीक्स के साइड में जो क्रेसेंट सी शेप होती हैं इन्हें कहा जाता है सर्क। ठीक है, देन हैंगिंग वैलीज होती हैं, आपका अरीट्स होते हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ ग्लेशियर इरोजनल लैंडफॉर्म। फिर बात करें डिपोजिशन की, तो डिपोजिशन में आपको मोरेन्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, मोरेन्स देखने को मिलते हैं। मोरेन्स क्या होता है? जब ग्लेशियर डिपोजिशन करना शुरू करता है आपको एस्कर्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ड्रमलिन्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करें विंड की, तो विंड का जितना भी लैंडफॉर्म का स्ट्रक्चर है वो आपको ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में या फिर सेमी डेजर्ट एरिया में ही देखने को मिलता है। ऐसा क्यों सर? विंड क्या कहीं और डिपोजिशन नहीं करती? करती है, बट इसके मेजर लैंडफॉर्म्स हमें डेजर्ट में इसीलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि विंड यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन फ्री चलती है, स्पीड से चलती है, क्योंकि यहाँ पे कोई बिल्डिंग तो है नहीं, यहाँ पे कोई रहता तो है नहीं, खाली एरिया है, तो विंड को कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलता। इरोजन की बात करें तो विंड यहाँ के पत्थरों को बहुत खतरनाक तरीके से इरोड करती है, जिसकी वजह से ये मशरूम रॉक्स बड़ी फेमस है यहाँ पे। ये क्या होता है? आप देख रहे हो नीचे का हिस्सा तो बहुत ही ज़्यादा छोटा रह गया और ऊपर से ये मशरूम क्लाउड की तरह बन जाता है। देन यहाँ पे ज्यूजेंस बनते हैं। ज्यूजेंस क्या होते हैं? प्लेट्यू लाइक फॉर्मेशंस होती हैं। यहाँ पे इंसेलबर्ग्स बनते हैं। यहाँ पे यार्डेंग्स बनते हैं। यार्डेंग्स क्या होता है? ये रॉक्स को वेदर करती हैं, रॉक्स को घिसती हैं विंड। These are the rocks which are made up of soft and hard particles. सॉफ्ट वाला पार्टिकल तो खत्म हो जाता है, सिर्फ हार्ड पार्टिकल ही यहाँ पर, हार्ड रॉक्स ही यहाँ पर रह जाती हैं। देन डिफ्लेशन हॉलोज। डिफ्लेशन हॉलोज क्या होते हैं? विंड क्या होती है? जैसे ये एक बहुत बड़ा रेत का मैदान है, विंड आती है ऐसे और यहाँ से सैंड के पार्टिकल्स को उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती हैं और बचता क्या है? एक बहुत ही गहरा गड्ढा। देन विंड यहाँ पे डिपोजिशन भी करती है, सैंड के पार्टिकल्स का डिपोजिशन करती है। तो सबसे पहले तो सैंड ड्यून्स बनते हैं, है ना? डेजर्ट की सबसे नोटेबल फॉर्मेशन है सैंड ड्यून्स। इसी सैंड ड्यून्स को अगर आप क्रिसेंट शेप में बना दो, जैसे मून की एक क्रिसेंट शेप होती है, तो इसको बारखंड ड्यून्स बोला जाता है। इसी सैंड ड्यून्स को अगर मैं पैरेलल लाइंस की तरह रख दूं तो इनको ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लोएस का फॉर्मेशन होता है। लोएस का फॉर्मेशन मतलब जब सैंड के साथ साथ छोटे छोटे रॉक्स का भी डिपोजिशन होता है और उससे एक बहुत बड़ा एरिया बन जाए, उसको लोएस बोलते हैं। याद रखिए, लोएस की फॉर्मेशन वहीं बन सकती है जिन डेजर्ट में बहुत सारी रॉक्स का डिपोजिशन हो। इंडिया का जो थार डेजर्ट है वहाँ पे रॉक्स इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए लोएस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सी वेव्स
की फॉर्मेशन। तो सी वेव में इरोजन देखने को कहाँ मिलता है, जैसे ये सी स्टैक्स है, आप देख रहे हो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो लैंड से कट ऑफ हो चुका है, लैंड का पार्ट कट ऑफ हो चुका है और सिंगल स्टैंडिंग रॉक है, इसको सी स्टैक बोलते हैं। देन दिस इज सी आर्क, ये क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने वाटर ने नीचे से लैंड को पूरा का पूरा खाली कर दिया है। देन सी क्लिफ, क्लिफ क्या हो रही है, बार बार सी वेव्स हिट कर रही हैं लैंड को, जिसकी वजह से एक गहरी खाई यहाँ पर बन चुकी है। केव्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये सब क्या है, सी का वाटर लैंड को इरोड कर रहा है। अब अगर इरोड कर रहा है तो कहीं ना कहीं डिपोजिशन भी करेगा। तो डिपोजिशन में सबसे पहले बनते हैं बीचेस, है ना, बीच जहाँ पे हम घूमने जाते हैं ना, ये सैंड का डिपोजिशन होता है। देन यहाँ पे बैरियर आइलैंड्स बनते हैं। बैरियर आइलैंड क्या होता है, ये है मेन लैंड बाउंड्री, और लैंड बाउंड्री के जस्ट पैरेलल कोई अगर छोटा सा आइलैंड बन जाए, इसको बैरियर आइलैंड बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, तो इस बैरियर आइलैंड और हमारे लैंड के बीच में एक वाटर बॉडी बनी है जिसको लगून लेक कहा जाता है। ये लगून लेक क्या होता है, ओशियन का वाटर ट्रैप हो जाता है लैंड के बीच में, और ये एक बहुत ही टूरिस्ट, हाईली टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती है। केरला कर्नाटका के रीजन में आपको ये बहुत सारी देखने को मिलेंगी। देन स्टैक्स हैं, स्पिट्स, बार, ये सब क्या हैं आपकी, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, स्पिट्स एंड बार, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ depositional landforms of sea waves. So, coming back to the question, a peripediment in a desert or a semi-desert region is known as बाजदा। पिंगोज जो हैं वो किस चीज से रिलेट करते हैं, क्या ये ग्लेशियल हैं, क्या पेरीग्लेशियल हैं, एओलियन है, फ्लूवियल है। एओलियन का मतलब होता है विंड, तो विंड तो ये बिल्कुल भी नहीं है। फ्लूवियल का मतलब है ये नहीं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं ग्लेशियल या पेरीग्लेशियल में, तो मैं आपको एक पेरीग्लेशियल अलग से समझा देता हूँ। पेरीग्लेशियल ऐसे लैंडफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे ग्लेशियर हमें देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे हमें मड भी देखने को मिलता है साथ में। मतलब ये ऐसे एरिया है जहाँ पे ग्लेशियर का कवर हमेशा नहीं रहता, बट जो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स होते हैं ये ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमेशा आपको स्नो कवर देखने को मिलता है। तो पिंगोज जो होते हैं, पिंगोज आपको ऐसे एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे ग्लेशियर प्लस मड की डिपोजिशन देखने को मिलती है। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। मूविंग फॉरवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिवर राइन इज और आर करेक्ट। तो रिवर राइन जो है जर्मनी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। तो यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी, करेक्ट है। पोर्ट ऑफ रॉटरडैम जो है वो इसी के माउथ पर सिचुएटेड है, सो यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। इसी पे हम फटाफट से वर्ल्ड की मेजर रिवर्स को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है जी नाइल रिवर। नाइल रिवर कंसिडर की जाती है द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, 6650 किलोमीटर का लेंथ ये कवर करती है। देन कौन कौन सी कंट्री से होके जाती है, तो ये युगांडा, सूडान, इजिप्ट से होकर जाती है और मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन हो जाती है। इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे वाइट नाइल, ब्लू नाइल। फिर आती है अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है, मतलब वाटर कैरिंग कैपेसिटी इसकी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पानी इसके अंदर से जाता है। ये ब्राज़ील, पेरू से होके निकलती है और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इसी के ऊपर बना हुआ है। देन आती है यांगसे। यांगसे आपकी एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इसमें सबसे बड़े 3 गॉर्जेस डैम आते हैं। गॉर्ज डैम मतलब ऐसे डैम जिसमें पानी बहुत ही ज़्यादा हाइट से नीचे गिरता है, और ये पूरी की पूरी रिवर जो है वो चाइना में ही फ्लो होती है। देन फॉलोड बाय मिसिसिपी। मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, और ये इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन मतलब इसके अंदर से नेविगेशन होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नेविगेशन किया जाता है, और ये जो पानी है गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन हो जाता है। देन रिवर कॉन्गो। कॉन्गो डीपेस्ट रिवर है, इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो 200 मीटर से भी ज़्यादा है। इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा वाटर कैरिंग कैपेसिटी अमेजोन की थी, उसके बाद आती है कॉन्गो रिवर की। ये आपका ये भी जो है कॉन्गो बेसिन में ही फ्लो करता है। देन आता है रिवर वोल्गा। रिवर वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये पूरी की पूरी रशिया में ही ड्रेन होती है। एंड नेक्स्ट आती है मेकोंग। मेकोंग के ऊपर तो एक डेल्टा भी बना हुआ है, मेकोंग डेल्टा। ये आपकी साउथ ईस्ट एशिया की काफ़ी मेजर रिवर मानी जाती है। चाइना, लाओस, थाईलैंड, कैम्बोडिया और वियतनाम से फ्लो होती है। फिशरीज और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर मेकोंग डेल्टा भी बनता है जो कि वियतनाम में है।
देन आती है रिवर राइन। रिवर राइन आपके वेस्टर्न यूरोप की बहुत बड़ी एक नेविगेबल रिवर है। ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नेदरलैंड और जर्मनी का भी नॉर्थ हिस्सा, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा इसमें कवर होता है और ये ड्रेन नॉर्थ सी में हो जाती है। देन आती है टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स जो है ये मेसोपोटामियन के एरा से चलती आ रही है। ये टर्की, सीरिया, इराक में फ्लो होती है एंड इट फॉर्म्स शत अल अरब। फिर आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिवर डेन्यूब। ये 10 से ज़्यादा कंट्रीज से होके जाती है, मतलब एक ऐसी रिवर है जिसका ड्रेनेज सबसे ज़्यादा कंट्रीज में पाया जाता है। ये भी नेविगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एंड ब्लैक सी में हो जाता है। सो दिस वॉज इट रिगार्डिंग योर जोग्राफी। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो बिग क्लैप्स फॉर यू। ठीक है, आप लोगों ने कम टाइम में, मिनिमम टाइम में अपनी ज्योग्राफी का रिवीजन कर लिया है। सो इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग CDS NDA एग्जामिनेशन। फोड़ के आओ एग्जाम को, जितनी बार हो सके वीडियोस को रिवाइज कीजिए, तभी एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।